हेलो दोस्तों, आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास के अंदर। और आज की क्लास में अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे उत्प्रेरक के ऊपर। देखिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, इस सिस्टम पे अगर बात करें अपन तो उत्प्रेरक पे बात करने वाले हैं अपन। और उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। उत्प्रेरक या उत्प्रेरक के लिए इंग्लिश में शब्द आता है कैटलिस्ट। तो देखते हैं कैटलिस्ट क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं। तो उत्प्रेरक पे अगर बात करें अपन, उत्प्रेरक जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट होते क्या है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, इस रेफरेंस पे बात करें अपन तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुछ बाह्य पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। और वो जो बाह्य पदार्थ अभिक्रियाओं की गति को चेंज कर रहे हैं, उन गति को चेंज करने वाले बाह्य पदार्थों को अपन उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो लिखते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं, तो उन बाह्य पदार्थों को उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पे, तो ये अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे दो अभिक्रिया हैं। एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपन अगर खुला रखते हैं तो वो जल बनाता है और उसके साथ में ऑक्सीजन बनाता है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड पड़ा पड़ा पूरा का पूरा अपघटित हो जाता है। और इसी को सुरक्षित रखना है तो उसमें थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं और प्लेटिनम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुरक्षित रह पाता है। या फिर देखो लिखा हुआ है KClO3, जिसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। और इस पोटेशियम क्लोरेट को जब अपन गर्म करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं, तो इसको भले कितना ही अपन गर्म करें, लेकिन ये बहुत मुश्किल से टूटता है। लेकिन वही पोटेशियम क्लोरेट है और उसके ऊपर अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दें तो ये टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर के अपन ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुछ बाह्य पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड है। तो ये बाह्य पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं के अंदर वेग को परिवर्तित करते हैं, लेकिन खुद के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन बाह्य पदार्थों को उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य H2O2 का अपघटन बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्प्रेरण कहते, कैटालाइसिस के नाम से जानते हैं। उत्प्रेरक भौतिक अवस्थाओं के आधार पर देखें तो दो प्रकार की होती है, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। अब ये समांगी विषमांगी क्या होते हैं, इसको देखें अपन। तो समांगी वे होते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, समांगी वे होते हैं जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी होती है। तो लिखा है कि वह उत्प्रेरक जिनकी भौतिक अवस्था अभिकर्मकों के समान होती है। तो भौतिक अवस्था जब समान होती है, जैसा इसमें रिएक्टेंट है वैसा ही अगर इसमें कैटलिस्ट है, वैसा ही अगर इसमें प्रोडक्ट है, तो उसको समांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में NO मिलाया जाता है और इसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया के अंदर देखें अपन तो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये पदार्थ भी गैस है, और सभी की भौतिक अवस्था एक जैसी है, इसलिए ये समांगी हो चुका। समांगी वे होते हैं जिनकी सभी की अभिक्रिया और अवस्था एक जैसी होती है। अब बात करते हैं विसमांगी पे। तो विसमांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जिनकी भौतिक अवस्था अभिक्रिया के अभिकर्मकों से थोड़ी सी भिन्न होती है, अलग होती है। देखिए यहाँ पे जैसे ये हैबर विधि है, तो इस हैबर विधि में अमोनिया का निर्माण होता है, NH3 अमोनिया, और यहाँ नाइट्रोजन गैस अवस्था में, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक है लोहा। लोहे का चूर्ण ठोस अवस्था में है, और ठोस अवस्था में होने के कारण ये जो पदार्थ है उसमें ये तो हो गया ठोस और ये हो गए गैस, इसलिए अवस्था थोड़ी सी अलग हो गई, और अवस्था अलग होते ही ये विसमांगी होते हैं। प्रकृति के आधार पर भी दो प्रकार की
एक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरे होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो एक धनात्मक उत्प्रेरक है, दूसरे ऋणात्मक है। धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक वे होते हैं जो अभिक्रियाओं की दर को कम करते हैं। तो दर को अगर कम करते हैं तो उसे कहते हैं ऋणात्मक, और अभिक्रियाओं की दर को अगर बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं धनात्मक। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसमें प्लेटिनम मिलाने पर इसके अपघटन की दर बढ़ जाती है। और उसी प्रकार से नीचे की अभिक्रिया दे रखी है जिसमें यहाँ है H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसको अगर खुला छोड़े तो ये जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। लेकिन इस अभिक्रिया में जैसे ही ग्लिसरीन मिलाते हैं तो ग्लिसरीन मिलाने पर अभिक्रिया की गति कुछ धीमी हो जाती है, इसलिए इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उसी प्रकार से ये सूत्र दे रखा है CHCl3 और ये सूत्र है क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म जिसको बेहोशी की दवा भी कहते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है और इस क्लोरोफॉर्म को अगर खुला छोड़े तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के बाद में एक जहरीली गैस बनाता है जिसका नाम है COCl2 और इस COCl2 को फॉस्जीन गैस कहते हैं। ये जो COCl2 है इसको फॉस्जीन गैस कहते हैं। फॉस्जीन गैस ये बहुत ही जहरीली गैस होती है फॉस्जीन, और उसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और यहाँ पे CHCl3 जिसको अपन निश्चित तक के रूप में उपयोग में लेते हैं या इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्फीन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनाता है। और इसी अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए अल्प मात्रा में इसमें अल्कोहल डाल देते हैं और अल्कोहल मिलाने पर इसके अपघटन की दर कुछ कम हो जाती है। तो ये ऋणात्मक उत्प्रेरक है। कुछ उदाहरण इसमें स्व उत्प्रेरक में आते हैं। स्व उत्प्रेरक मतलब होता है कि अभिक्रिया में जो उत्पाद बना है, ये जैसे अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बना है ये उत्पाद खुद अगर अभिक्रिया की गति को बढ़ा लेता है तो उसे स्व उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। तो लिखा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद स्वयं यदि उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। CH3COO C2H5 प्लस H2O और अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के अंदर एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड यहाँ ऑटो कैटलिस्ट है, स्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ये प्रक्रिया चलती है। फिर लिखा है प्रेरित उत्प्रेरक, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद खुद यदि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह कार्य करे तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। सामान्यतः सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण वायु में नगण्य होता है और हैबर विधि के अंदर अमोनिया प्रकृति के आधार पर धनात्मक, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक ये सारी चीज़ें पढ़ी है। समय के साथ में सोडियम सल्फेट हो तो ऐसी स्थिति में सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है। बायो कैटलिस्ट या फिर जैव उत्प्रेरक चौथी टाइप्स पे आते हैं। और जैव उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया अपने शरीर में जितना भी भोजन का पाचन होता है, भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें जितने भी उत्प्रेरक होते हैं उसको जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एंजाइम काम आते हैं। एंजाइम होते हैं जो अभिक्रियाओं की गति को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे एंजाइम आते हैं इसके अंदर। और उत्प्रेरक वर्धक भी होते हैं और कुछ उत्प्रेरक विष भी होते हैं। अब ये वर्धक और विष क्या होते हैं इनके बारे में देखिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो उत्प्रेरक बैठा है उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम या ज़्यादा करने के लिए कुछ पदार्थ काम आते हैं जिनको अपन उत्प्रेरक वर्धक और विष के अंदर पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ ये अभिक्रिया होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके NH3 अमोनिया बना रही है। और इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक तो है आयरन, लेकिन इस आयरन की क्रियाशीलता को और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर एक सुपरवाइजर और बैठा है, लिखा हुआ है MO। और ये जो MO है इस मोलिब्डेनम को, MO का नाम है मोलिब्डेनम, और ये जो मोलिब्डेनम है ये मोलिब्डेनम यहाँ पर इस Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है और Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला ये पदार्थ यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। तो परिभाषा में लिखते हैं कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष। और विष में अपन देखें तो उत्प्रेरक विष या कैटलिस्ट पॉइजन। तो कैटलिस्ट पॉइजन वे होते हैं जो अभिक्रियाओं की गति को कम कर देते हैं।
जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मस्त अमोनिया का निर्माण कर रहा है और यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में Fe भी बैठा है, लेकिन इस Fe के साथ में यहाँ पे बैठा है CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ये जो CO बैठा है ये अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक बैठा है उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, इसलिए इस CO को उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो लिखा है कि वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं तो उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O O2 बनाता है, प्लेटिनम बैठा है लेकिन उसके साथ में हाइड्रोजन साइनाइड डालो, अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो ये पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। अब इसकी विशेषता क्या क्या रहती है, तो विशेषताओं पे चले तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्वयं के द्रव्यमान और संगठन में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि उत्प्रेरक की मात्रा हमेशा कम रहती है। और फिर लिखा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक होते हैं, यानी एक ही जो उत्प्रेरक है वो सारी अभिक्रियाओं को संचालित नहीं कर सकता, तो अलग अलग उत्प्रेरक उसमें काम में लेते हैं। उत्प्रेरक सामान्यतः अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। और नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं को न तो आरंभ करते हैं न समाप्त करते हैं, केवल उनके वेग को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया का जो वेग है उसको प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स से अपने पास में उत्प्रेरक के बारे में। तो अगेन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।